बताया गया था 5 तरह का मकान। हाँ बताया गया है, यस सर। क्या बताया गया था? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। देखो सबसे पहले तुमको बताया गया था, एक तो मकान बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड हाउस बताया गया था, यस ठीक। सर। पार्शियली लैंड हाउस। और उसके बाद बताया गया था लेट आउट हाउस। उसके बाद क्या बताया गया था? डीम्ड लेट हाउस। डीम्ड लेट आउट हाउस। फिर पार्शियली लेट आउट पार्शियली सेकंड है सर। हाउस। उसके बाद क्या बताया गया था? सेल्फ यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ इधर देखो, जो भी मकान हम लोग का होता है इनकम टैक्स नजर में होता है कि ऐसे मकान जो हम लोग जानते हैं 5 तरह का मकान, या तो खुद के रहने के लिए होगा, या तो किराए पर उठा हुआ होगा, या तो किराए पर उठा हुआ मान लिया जाएगा, या तो पार्शली किराए पर उठा होगा, या सिर्फ यूज इन बिजनेस प्रोफेशन के लिए होगा। तो हम बताते हैं कि इस मकान की बात इसमें बात नहीं होगी, यानी कि अपना ही मकान है, अपनी ही बिल्डिंग है, लेकिन हम लोग अपना उस पर कारोबार कर रहे हैं। अपनी फैक्ट्री होगी, अपनी दुकान होगी, अपनी ऑफिस होगी, या अपने कर्मचारियों को रहने के लिए क्वार्टर दे दिया गया है अपना ही मकान, किराया पर नहीं लिया गया है। तो वो हो गया किसमें? सेल्फ यूज इन ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। तो इस मकान की बात ही नहीं है, इस सारे मकान की इनकम की आपकी बात की जाएगी इसमें। तो सवाल उठता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए क्या होगा? तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात ही नहीं किया हूँ, अभी जितनी बात किया हूँ सब किसी किया हूँ, लेट आउट हाउस की, यानी वो मकान जो किराया पर उठा दिया गया। पर इसकी भी बात एक आध जगह भी नहीं आई है पार्शियली लेट आउट की, कि एक मकान है उसमें खुद रहते भी हैं और कुछ किराए पर उठाए हुए हैं, तो इसका भी नहीं आया है। और डीम्ड तो सबसे लेट में आएगा, डीम्ड लेट आउट। इसका मतलब सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग चल रहे हैं इसको 1 नंबर पर चलेंगे, उसके बाद तुम लोगों को 2 नंबर पर इसको ले चलूंगा, 3 नंबर पर इसको ले चलूंगा, 4 नंबर पर इसको ले चलूंगा। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं किसको ले चल रहे हैं? लेट आउट चल रहे हैं। कि मकान किराए पर उठा हुआ है तो कैसे उसकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाती है। टैक्सेबल इनकम निकालना सीख चुके हो कि सबसे पहले हम लोग जीएवी निकालते हैं, जीएवी में से हम लोग सेक्शन 23 की छूट लेते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे पास एनुअल वैल्यू आती है उसमें से भी सेक्शन 24 में छूट लेते हैं, तो जो बच के आता है वो क्या आता है? टैक्सेबल इनकम निकल के आता है, ठीक है ना। तो अभी सब इसी चल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि पार्शियली के विचार हो जाए, तो इसको अलग से बताना नहीं है, तरीका वही है लगाने का, बस क्वेश्चन आने दो, लगा के दिखा दी जाएगा, क्लियर हो जाएगा वो भी। तो अभी फिलहाल तुम लोग कौन सा क्वेश्चन लगवाना चाह रहे हो? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से निकालें। क्वेश्चन नंबर 11 से निकालें, निकल गया सबका? यस सर। देखो तो उसमें देखो यार, क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो आ गया क्या आंसर पूरा? 11 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सभी लोग। लिखा है श्री पी मिश्रा एक मकान संपत्ति के स्वामी हैं जो किराए पर दी गई है। गत वर्ष सन 2020-21 में उन्होंने 50,000 रुपया न वसूल हुए किराए की कटौती का दावा किया, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने 12,000 रुपये का ही दावा स्वीकृत किया। 10 अगस्त 2021 को श्री मिश्रा ने चूककर्ता के आधार पर कुछ रकम वसूल की। ये अंतिम वसूली है, वसूली राशि में से कितनी राशि कर योग्य होगी? ये सेक्शन 25 का मामला है। अभी हम लोग कितने पूछे हैं? 24। सेक्शन 24 तक पहुंचे हैं। सेक्शन 25 जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो पढ़ाया गया उसको बताओ। लेट आउट की बात कर रहा हूँ मैं, लेट आउट में सब कुछ हम कर चुके हैं। इसमें तो वसूल किया, डूब गया था, पैसा मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब सेक्शन 25 की बात बताएंगे, तब उसके बाद आगे चलेंगे। उसको भी थोड़ा सब्र करो, 1-2 दिन तुम लोगों को बाद जब आ जाएगा, जब मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ा दूंगा तब उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो मकान जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, देखो तो उसकी मैं जब कंडीशन बताऊंगा तब जानोगे। अभी उसको भी राजी रहने दो, ठीक है ना। आगे चलो 12 नंबर देखे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। तो उचित किराया दिया आपको 72,000 रुपया, मकान किराए पर दिया गया है 7,000 रुपया मासिक, मानक किराया दिया कितना
60,000 रुपया। नगरपालिका कर का भुगतान किया गया है। नगरपालिका मूल्य का 20% गत वर्ष 20-21 का और 21-22 का 2 साल का इकट्ठा जमा किया है। ठीक है। Yes. अन्य सूचनाएं निम्न है। कर गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष सन 2020 और 21 में न वसूल हुए किराए की कटौती दी गई, परंतु गत वर्ष 21 और 22 में 20,000 रुपये प्राप्त हुए। न वसूल हुए किराए का वसूल करने में 5,000 रुपये खर्च हुआ। गत वर्ष में बकाया किराया प्राप्त हुआ 12,000 रुपया। मतलब मुझको लग रहा है कि चलने नहीं देगा ये कह रहा है कि नहीं सेक्शन 25 बताइए बढ़िए। समझ में आ रही है? 13 भी देख लीजिए सर। हाँ? 13 भी देख लीजिए, हो सकता है अभी बोला है। अब नहीं होगा, वो भी वही है। नहीं है सर। चलो अगर होगा नहीं होगा देखा जाएगा। 24 हाँ जी, सेक्शन 25 देख लो। सेक्शन 25 सेक्शन 25 25 चलने ही नहीं दे रहा है तुम एक को कदम। सेक्शन 25 जानो क्या होता है। अभी जैसा कि हम लोग देखे थे कि अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट क्या था ये? हैं? नहीं बताओगे? 24 राइट। बताओ अनरियलाइज रेंट किसे कहते हैं? वही 4 की छूट जो मिलती है सर। भाई जानते हो कि अनरियलाइज रेंट की छूट मिलती है हम लोगों को अगर रूल 4 को सेटिस्फाई करता है। Satisfy ये बताया गया था। यस सर। किस सेक्शन में बताया गया था ये? सेक्शन 23 बताया गया था कि आपको म्युनिसिपल टैक्स की छूट मिलती है। और इसके अलावा अगर आपका सेक्शन जो है रूल जो है 4 को फॉलो करता है, अगर कोई आपका किराया डूब गया है, किराया नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी आपको छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में कि चलो ठीक है जितना डूब गया उतना छूट ले लो, माइनस कर लो उतना। लेकिन उसके लिए तो क्या होना चाहिए? रूल 4 को सर्टिफाई करना चाहिए। अगर रूल 4 की शर्तों को, कंडीशन को फुलफिल कर देगा तो समझ जाओ कि आपको छूट मिल जाएगी। तो छूट मिल गई, मान के चलो क्या हो गई? छूट मिल गई आपकी। अब छूट मिलने के बाद 1 साल 2 साल बाद पैसा मिल गया उसे, चाहे वो तो ईमानदार आदमी रहा होगा, भाई उस टाइम मजबूरी थी, पैसा नहीं दे पा रहा था, अपने खाने पीने के पीछे पड़ा रहेगा, अपने बाल बच्चों को पीछे देगा, किराया देगा, पहले नहीं दे पा रहा था। आज उसके पास पैसे की फरावानी है, कारोबार अच्छा किया, कारोबार चल गया, अब उसका पैसा है, अपने ईमानदारी सताई है, देखो तुम्हारा किराया रुका हुआ था, दे नहीं पाया था, अब तुम किराया ले लो भाई, जो हिसाब किताब अपने दुनिया में कर लो, मरने के बाद हम नहीं दे पाएंगे। पता चला जो नेकी ले जाए वो भी नेकी उसी तुम चले जाए, अपने खाली हाथ चले जाए। इसलिए जो है इसलिए अल्लाह तो माफ़ करेंगे तो अपना माफ़ करेंगे। पता है ना, 2 हुकूक होते हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद का। तो अल्लाह ताला का मामला है वो रहीम व करीम है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। रह गया बंदे का मामला, तो अगर कोई किसी को गाली दे के गया है, किसी को मार के गया है, किसी को गजब करके गया है, किसी का हक मार के गया है, तो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेंगे। वो कहीं भैया उसका मामला है, उससे पूछो, अगर वो कर देगा तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं उसमें इंटर करूँगा। समझा रही है? तो जिसका जो मामला है, इसी बताया गया कि हुकूकुल्लाह थोड़ा सा आसान मामला है, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा टफ मामला है। किसी के आए दिन गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हक मारी, बेइज्जती किसी करना, किसी को गिबत करना, चुगली करना, ये आम बात है दम है। तो इसको तो उसी से माफ़ी मांगना पड़ेगा कि भाई मुझको माफ़ कर दो, गलती हो गई, तभी जाकर माफ़ी हुआ होगा, नहीं तो वहाँ पर तो ये सब कुछ होगा। जानते हो कि इस मामले में क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास उस टाइम में दे नहीं पाओगे तो तुम्हारे पास जो नेकी रहेगी वही नेकी इसको दे दी जाएगी, और नेकी खत्म हो जाएगी बांटते बांटते अगर, तो इसका गुनाह उठा के तुम्हारे ला दिया जाएगा। मतलब उसको बराबर करना है, चाहे नेकी ले करके इसको दिया जाए। अब नेकी नहीं उसके पास, बंदे के पास खत्म हो गई, इतना गुंडागर्दी लफाड़ी बंदी किया था, हाथ मारा था, ये सब खत्म हो गया उसका, जितना लेके आया था कैश कैश खत्म, तो अब क्या करेंगे? उसका अब इसका उधरवा इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इसी पर चढ़ा दो कि जब तुम जानते हो जाएगा तो बढ़िया तरह से। समझा? इसलिए हुकूक बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसलिए हमेशा आदमी खुश रहे, मोहब्बत रहे, प्यार से रहे, सबसे मिल मिला रहे। 50 साल तक 70 साल की जिंदगी है, ठीक है ना? इसी में हम लोग लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, हक मारना, ये सब दुनिया भर की एकदम आम बात हो गई है। तो ये सब तो नहीं चल पाएगा वहाँ पे, वो तो यह सबका हिसाब किताब बराबर बराबर होगा, नेकी खत्म तो गुनाह का तुम्हारे को ला दिया जाएगा। अबे हिला मत यार। ठीक है, चल नहीं रही क्या? चल रही है सर, चल रही है। दबा के।
तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बकाया पर पैसा लेकर के आ गया 4 साल 5 साल बाद, जब उसके बाद पैसा हुआ, ठीक है ना, या हो सकता है कि उसको समझ में आ गई कि ये देखो मरने के बाद तो भैया हिसाब देना ही पड़ेगा, उससे दुनिया में हिसाब किताब कर लो। वो आया पैसा देने के लिए, अब पैसा दे रहा है तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई देखो उस टाइम तो हमने छूट दे दिया था, ध्यान सुनना, उस टाइम तो हमने आपको छूट दे दिया था कि पैसा डूब गया, आज मिला तो आप टैक्स दो नहीं दोगे? देंगे। बताओ। यस सर। तो वो पैसा मिलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। अब फिर तुम कहोगे कि अरे अगर मिला होता मुझको उस टाइम तो मेरा यहाँ पर रहता तो मैं छूट नहीं लेता आपसे, जब छूट नहीं लेता तो ये जो इनकम आती है एनुअल वैल्यू तो उसमें 30% छूट मिलती है हमको, तो यहाँ पर भी हमको तो 30% दो। तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ठीक है 30% छूट ले लो। इसका मतलब आपका अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड होगा, ध्यान सुनना, इसमें वही तो बातें आई हैं, अगर कोई आपका डूबा हुआ किराया अनरियलाइज्ड रेंट अप्राप्त किराया अगर मिल जाए तो उस पर 30% के हिसाब से आपको छूट मिलेगी, जो आपका बचेगा करीब 65% 65 करो 70% वो टैक्सेबल होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? अप्राप्त किराया। किराया। और उसको एक और आता है यहाँ पर बकाया, क्या है? बकाया किराया, ये भी देखो प्राप्त है और ये भी क्या है? प्राप्त है। अब ये है क्या? अप्राप्त किराया प्राप्त और बकाया किराया प्राप्त। एरियर जैसे उसमें होता था शेरवा में। हाँ वो नहीं, हाँ वो सर्टिफाइड नहीं, वो रूल कोड को सर्टिफाइड नहीं करता है, वो हो गया तो एरियर में जाएगा वो। अगर सर्टिफाइड कर देगा ये लाइसेंस मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, अपना दिमाग लगाया बंदे ने। और कुछ? सही है सब आपका। देखो अगर अप्राप्त किराया अप्राप्त होगा तब भी आपको 30% डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। इसमें भी आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको 30%। 30%। ये है क्या? बकाया किराया प्राप्त। अप्राप्त किराया समझ में आ गई? जो किराया प्राप्त नहीं हुआ था, रूल सर्टिफाई हो चुका था और हमको पैसा बाद में मिल गया, तो अब तो मिला तो अब तो टैक्स दो, उस टाइम छूट ले लिए थे तो आज टैक्स देंगे, नहीं पूरे पर नहीं देंगे, 70% आपका टैक्सेबल इनकम होगी, 30% एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर अप्राप्त बकाया किराया है तो उसको क्या होगा? तो बकाया किराया किसको बोलते हैं? देखो दोनों सेम ही लगता रहता है, अप्राप्त किराया प्राप्त, बकाया किराया प्राप्त सेम लग रहा है। इंग्लिश में इसीलिए लिख दिया हूँ कि अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड और एरियर रेंट रिसीव्ड। यहाँ पर जो अनरियलाइज्ड वर्ड यूज किया हुआ है और एरियर यूज किया है, इसी को समझना है। बाकी हिंदी में तो लगेगा एकदम सेम है, दोनों जो वो भाई हैं, ठीक है ना। इसलिए जब भी तुम लोग क्वेश्चन लगाना तो देखना उसको एरियर किसको कहते हैं। और एरियर का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि 5 साल के लिए हमने आपको किराया पर दिया, तो कोई मकान कोई दुकान 5 साल के लिए, 5 साल हो गया, एग्रीमेंट खत्म, दुकान खाली करो। अब मैं दुकान खाली कराने जाऊंगा तो 5 साल तक इस दुकान में अगर तुम रहे हो, तुम्हारी गुडविल बन गई है, यहाँ पर लोग तुमको जान गए, यहाँ पर तुम्हारे ग्राहक आवाज बच गए हैं, दुकान में तो फिर जाओगे तो दूसरी जगह जीरो पर हो जाओगे, फिर जीरो पर हो जाओगे और यहाँ कोई दूसरा आएगा, दूसरा फायदा उठा लेगा। तो कोई इतनी आसानी दुकान थोड़ी छोड़ता है कि भाई ग्राहक जान गए, सब रास्ता देख लिए तब छोड़ देंगे दुकान। तो हम क्या करते हैं कि भाई एकदम वो हो जाते हैं, हावी आते हैं कि भाई नहीं हम तो रहेंगे यहाँ पर, तुम निकाल नहीं सकते, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बेरोजगार हो जाऊँगा, मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। तो क्या भाई देखो इसे खाली सो कराना जरूरी है, मुझको कुछ किराया बढ़ा के लेना है, तो साफ साफ बताओ कितना किराया चाहिए। कह भाई देखो तुम्हारा जो किराया था 5 साल पहले था तो 2000 था, अब मुझको लेना है 5000 रुपये किराया, तो तुम 5000 दोगे नहीं, तुम कहोगे अरे 2000 से 25 तो ले लो, इतना ही नहीं कर सकते हो। ये थोड़ी ना मैं 5000 दूंगा, तुम्हारा नहीं भाई, तब इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तुम खाली कर दो, पर तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझको। जानते हो दुकान चल गई है, 5 महीना देगा ही देगा, छोड़ के जाएगा तो ये जीरो पर हो जाएगा, 2500 के चक्कर में नुकसान करेगा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, आपस में होगी लड़ाई झगड़ा, जाओगे कोर्ट, चला तो कोर्ट में देख लूँ। हाँ कोर्ट जाओगे, जज साहब के सामने जब पेश करूँगा, भाई देखिए हम इसकी ये 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, कागज पत्र ये हमारे पास मौजूद है, देखिए ये भी मौजूद है, सिरसा पड़ी हुई है, 2 गवाह हैं, ये सब कुछ हमारे पास मौजूद है, देख लीजिए कागज पत्र देखेंगे। हाँ भाई तब क्यों नहीं खाली कर रहे हो, 5 साल तो हो ही गया। अरे साहब हमारी दुकान चल गई है, अब दूसरी जगह जाएंगे तो फिर हम जीरो पर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चों को पेट कैसे चल पाएगा।
तो बात तुम्हारी भी सही है, तो किराया बढ़ाने को कर क्यों बढ़ा देते हो? अरे ऐसा बताइए 2000 किराया था, 5000 मांगने को रहे हो। तो क्या यार, ये तो बड़ा गिरने की बात है। हमारे तो यही है, जज सब थोड़ी कहेंगे है काहे तक के लेते हो? कहेंगे ऐसा है 20 का कोई रास्ता निकालो 20 का, तो जज ही साहब कहेंगे ऐसा है कि इस किराए को 3000 रुपये कर दो। और ये केस लड़ते लड़ते मान के चलो कि 1 साल गुजर गया था, अगले साल जाकर फैसला हुआ, तो जज साहब कहेंगे 3000 रुपया कर दो, तो 12 महीने का अब तक किराया जो था वो कितने हिसाब में, 2000 तक 3000 के हिसाब से, तो 2000 रुपये क्या होगा? जज साहब कहेंगे कि ये जो तुम्हारा एग्रीमेंट ऐसा पहले ही खत्म हो चुका था, इसकी जो ये इफेक्टिव डेट होगी ना, ये पिछले साल तक चालू हो जाएगी 3000 रुपये की, तो 12 महीने का जो किराया तुम बेच चुके 2000 के हिसाब से, उसमें 1000 रुपये तुम लोगे, तो 1000 में जो किराया रहेगा उसको एरिया रेंट बोला जाएगा। जिस दिन से केस फाइल होगा उसी दिन से, मतलब कि डेट एग्रीमेंट तुम्हारा खत्म हो गया, एग्रीमेंट तुम्हारा खत्म होगा, उसके बाद तुम उसमें रह करके चल रहे हो, केस चल रहा था, 1 साल गुजर गया इसी में, तो तुम 2000 के हिसाब से किराया दे रहे थे, तो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जो नया एग्रीमेंट जो प्रस्तावित हुआ 3000 रुपये का हुआ, तो कब से चालू हो जाएगा? बैक डेट से, वही जब से एग्रीमेंट तुम्हारा खत्म हुआ वहीं से चालू हो गया, तो तुम तो 2000 के साथ दे चुके हो, बाकी तुम और 12000 रुपये लगा दो 12 महीने का, तो इसको जो बकाया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सन 2009 में जो है, सन 2009 में ये 7वां जो आयोग लागू हुआ था, तो उसकी सैलरी जो बढ़ी सरकारी डिपार्टमेंट में, करीब 43% सैलरी बढ़ी थी इकट्ठा, मतलब किसी की 20 लाख की तो 40,000 हो गई, ये सोच लो, दुगना ना हो गई भाई, 43% को कितना हो गया? अब इस हिसाब से सैलरी जब लोगों की बढ़ी, उसमें 20,000 वाले 30,000 पाने लगे, 30,000 वाले 45,000 पाने लगे, सैलरी खूब बढ़ी इसमें। तो कब से बढ़ी? तो लॉ ने जब कानून में पास हुआ, तो एक मतलब कि फरवरी 2009 में लागू हुई थी, और उसको जाकर चालू किया कब से? 2006 से बैंक डेट से लगाया गया, तो 6, 7, 7, 8 और 8, 9 3 साल की जो है सैलरी उन सबको बढ़ा के मिली, बढ़ा करके, तो उस टाइम खूब पैसा मिला था, किसी को 15 लाख, किसी को 10 लाख, जितने उस टाइम सैलरी जॉब होल्डर थे ना, बैंक डेट से मिलते, सब इकट्ठा पैसा 3 साल का मिल जाता। उसी टाइम खूब जमीन का दाम बढ़ा, खूब जमीन का दाम बढ़वाया, वही सब दाम बढ़वा दिए सरकारी वाले। प्राइवेट वाले कितना कमाता होगा, कितना करता होगा, तो मेहनत मजदूरी करता है और कारोबार करता है, तो मेहनत करके कमाता है, तब जाकर तो पैसा कमाता है, तो वो तो अपना पैसा खर्चा कालेज करेगा। लेकिन सब वो सैलरी महंगाई भत्ता मिलता है, घटती महंगाई भत्ता, क्या दिक्कत है? महंगाई बढ़ी, उनका बढ़ गया, लेकिन बुनकर हो क्या है, महंगाई बढ़ेगी तो गृहस्थ महंगाई घटा 20 पे घटा देंगे सर, ये आवाज निकल गई 20 पे और घटा देंगे। समझ नहीं, तो वही कह रहा हूँ, कार्य कैसा है कि देखो आगे मंदा चल रहा है, बारे घट जाएगी। चलो देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज रिलाइज रेट समझ में आ गई। ये तो वही जो छूट मिल गई थी, डूब गया तो पैसा वो मिला है, और ये क्या है, ये छूट नहीं मिली, ये इफेक्टिव डेट जो है बैक डेट से हो गई है। ये जो पैसा किराया बढ़ा है वो कब से इफेक्टिव हो गया है? बैक डेट से इफेक्टिव हो गई है। तो वहां से जो किराया आपको बढ़ा के मिलेगा, वो किराया क्या कहलाएगा? बकाया किराया। उसके लिए भी जाहिर सी बात है कि अगर कुछ टाइम किराया मिला होता तो 30% छूट मिलती नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पर भी 30% आपको छूट मिलेगी। तो कुल मिलाने वाले सेक्शन 25 का जो मामला था ना, वो यही था कि आपको जो भी पैसा डूबा होगा या एरिया रेंट होगा, जब आपको प्राप्त होगा तो उसमें से 25% छूट मिल करके मिलेगा। अब इसमें रूल याद रखना है, आपका जो डूबा हुआ पैसा था 10,000 रुपया था, कितना था? 10,000 रुपया था, ठीक है। कितना मिला आपको? 7,000 रुपया मिला। कितना मिला? 7,000। जरूरी थोड़ी 10,000 पूरा मिले, 7,000 मिला, तो जितना मिलेगा उसी का 30% छूट मिलेगी, ये नहीं कि 10,000 छूट मिलेगी। क्लियर है ना? उतने तक ही आपको छूट मिलेगी। तो ये सारे रूल वगैरह थे। तो 30% किस पर मिलेगी? ये नहीं कि जो पैसा डूबा हुआ था उस पर पूरे पर, जो मिलेगा जितना आपके हाथ में आएगा उसका 30% आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर लगा रहे हैं वो भी लग जाएगा, और जो 10 नंबर में 11 में छोड़ाया था वो भी लग जाएगा। तो पहले 11 लगाऊंगा, पहले मैं 12 ही लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा 11 तुम लोग समझने वाला है, बाकी वो तो रूल के हिसाब से उसको भी समझा देंगे। 12 नंबर नहीं समझ होगा, देखो तो 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है क्या इसमें? पूरा आ गया है 12 नंबर? आ गया सर। चले, लिखा है इसमें, निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। उचित किराया 72,000 रुपया, मकान किराया पर दिया 7,000 रुपये मासिक, मानक किराया 60,000 रुपया, नगरपालिका कर का भुगतान किया गया है नगरपालिका मंडल का 20%, 20-21 का और 21-22 का 10,000 रुपया। अन्य सूचनाएं निम्न है, गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा है, ठीक है। कर वर्ष 20-21 में न वसूले किराए की कटौती दी गई,
परंतु गत वर्ष 21-22 में 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। न वसूल हुए किराए को वसूल करने में 5,000 रुपये खर्चा हुआ। गत वर्ष में बकाया किराया प्राप्त हुआ 12,000 रुपया। बकाया किराया भी लिखा है यहाँ पर, देख लो। एरिया रेंट भी इसमें है और अनराइज रेंट भी है, दोनों इसमें आ गया। ठीक है ना, बस इतनी बातें हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, मकान संपत्ति से आय की गणना करिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए। क्या निकालिए? इनकम फ्रॉम हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे जानते हो क्या हेडिंग लगाई जाती है? कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर For the assessment year, असेसमेंट 22 ईयर days. 2022 अच्छे चिल्लाते हैं। 23। ठीक है, सबसे पहले इसमें निकालना होगा हम लोग जीएबी। और जीएबी निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए? म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए और फेयर वैल्यू चाहिए, ताकि एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जा सके। तो म्युनिसिपल वैल्यू बताओ कितनी है? म्युनिसिपल वैल्यू 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू। निकल जाएगी। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बुक में हमारे पास मौजूद है कि निकल सकती है। यस सर, 20% इंटर का 10,000 आया है तो 100 गुड। सुपर इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स जो हमारे पास है, ध्यान सुनो, म्युनिसिपल टैक्स पेड जो किया गया है 10,000 रुपये बनता है 20% से। इसका मतलब हर साल म्युनिसिपल टैक्स 20% जमा होता होगा। उसकी की राशि कितनी बनती है? 10,000 रुपया। इसका मतलब ये तो पता चल गया ना कि 10,000 रुपये जो है ये 20% बराबर है ये। तो 20 से डिवाइड कर दोगे इंटू 100 कर दोगे, पता चल जाएगा 50,000 रुपया। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। क्लियर सबको है? हैं? तो इसका मतलब सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना? 10,000। ये 20 है, इंटू 100 कर दूंगा तो कितना आ गया? 50,000। फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू वही 72,000 है। हैं? 72। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 72,000 रुपया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड उचित रेट किराया। है। ठीक है ना, हाँ, अब इसमें स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड कितना हो गया हमारे पास? 72,000। 72,000 हमको देखना होगा कि स्टैंडर्ड रेंट किसे दिया हुआ। कभी भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 60,000 दिया हुआ है। तो इसलिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 रुपया आपका ये हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। अब आपका यहाँ पर एक्चुअल रेंट निकालना होगा तो कितने के हिसाब से ये है? 7,000 पर मंथ। जबकि 2 महीने मकान खाली भी रहा है, 2 महीने मकान खाली भी रहा है तो 10 ही महीने उठा ना। 7,000 के साथ कितने का हो जाएगा? 70,000। ये भी कितनी हो जाएगी? 70। अगर क्वेश्चन में ये आपकी एक्चुअल रेंट जो है 50,000 रुपया आता अभी वही रहता। तब भी वही रहता है, क्योंकि मकान खाली रहने की वजह से। अगर आपका एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड से कम होगा, स्टैंडर्ड कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेंट कम होगा, तब भी आपका एक्चुअल रेंट वही रहता है, जी वही मानी जाएगी। बताएगा था ना रूल? यस सर। जैसे ही खाली हुआ एक्चुअल रेंट हो गया। हाँ। चलो देखिए इधर, तो जी भी आपकी कितनी आ गई? 70,000 रुपया माइनस म्युनिसिपल टैक्स लिखूंगा यहाँ पर। 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स जमा किया। यस सर। 20 टैक्स जितना भी जमा करो, जब जमा करो तभी छूट मिलेगी, नहीं जमा करोगे नहीं छूट मिलेगी। तो इकट्ठा अगर जमा किए तो पिछले कई सालों में नहीं छूट मिली थी, आज तो मिलेगी। या अगले का जमा कर दियो तो आज छूट मिल जाएगी, तो आगे नहीं छूट मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो इससे जब जमा करोगे, देखो सरकार अपना बचाव करके रखी हुई है। आप हमारा पैसे जमा करिए तब हम आपको छूट देंगे, नहीं जमा करोगे नहीं छूट मिलेगी। जितना भी सरकारी पैसा है हर जगह की बात कर रहा हूँ, छूट नहीं मिलेगी। जीएसटी जो लोग नहीं जमा करते हैं यहाँ पर, जीएसटी का अमाउंट है 31 मार्च को, उसको एक सेक्शन है, सेक्शन 143, इसे पढ़ोगे। सेक्शन 143 का 3 है, ठीक है ना? उसमें ये बात बताएगी कि अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आप गवर्नमेंट के नहीं जमा करते हो तो वो इनकम मानी जाती है। 31 मार्च को मान के चलो कि मेरा 1 लाख रुपया जीएसटी पेबल निकल रही है, तो अभी तो जमा करूंगा अप्रैल महीने, ठीक है ना? लेकिन रिटर्न फाइल करवा रहे जून जुलाई में तो छूट मिल जाती है। लेकिन जून जुलाई तक अभी तक अगर नहीं जमा किए हो जीएसटी को अपने, तो क्या मान जाएगी आपकी? इनकम मान लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। फिर जब आगे जब जमा कर दोगे तो फिर अगले साल जो है उसको छूट ले सकते हो, इनकम टैक्स जमा कर जाओगे तो। ये रूल है, ठीक है ना? तो बहुत सारे भी पार्टी ऐसी पड़ी हुई है 5-5 लाख 10-10 लाख में जो है जीएसटी का अमाउंट पेड ही नहीं किए और रिटर्न भी फाइल हो गया है, ठीक है ना? रिटर्न भी फाइल हो गया है और रिटर्न फाइल करने के बाद
नोटिस जब आएगी 3-4 साल बाद, जानते हो किसको कहेंगे? सीए साहब का काम सीए साहब का वकील साहब काम। का काम नोटिस आ गया। साला वही गड़बड़ा है। आईटीसी ले लेते हैं दबा के। जबकि उनका वकील अगर जानकार रहा हो तो बताया होगा Yes. ये जो जीएसटी पेपर दिखा रही है इसको जमा करिए। अब रिटर्न में फाइल नहीं कर रहा हूँ, जमा करिए तो उसके बाद रिटर्न फाइल कर देते हैं, नहीं तो बढ़ जाएगा, नोटिस आ जाएगी। नहीं समझाया होगा अगर जानकार नहीं रहा होगा तो। अब तुम लोग पढ़ रहे हो इतना अकेडमी ऑफ कॉमर्स में, तुम लोग जानोगे। बाकी तो मैं जानता हूँ कि सब के सब सिविल कॉलेज पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, सीरीजी पढ़ के पास होना उनको। डिग्री सीरीजी पढ़ के बात करेंगे, जानकारी कुछ नहीं होगी, एग्जाम पास हो गए, 30-35-40% आ गया, एलएलबी डिग्री हो गई, अपना थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर जीएसटी पे रिटर्न फाइल करने जानते हैं, ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे। अब उसके बाद शुरू कर देंगे, ये पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी ये होगा, जब कॉलेज ये 5 नोटिस पढ़ेंगे। ये भौकाल को भौकाल बनाए रहेंगे। वकील साहब आपकी नोटिस आ गई है, अच्छा नोटिस आ गई, रिप्लाई लिखो। जानकारी की कमी की वजह से हुआ है, इन्हीं की वजह से मेरी बीमारी बढ़ गई है। समझ में नहीं आया। जानेंगे बस इसलिए कहते हैं, अब नोटिस आ गया तो क्या करते थे आप? फिर वकील ही सब देंगे वो। हाँ वकील आप कहेंगे स्कॉलर से 5,000 रुपया फीस दे दो, हाँ, रिप्लाई निकालना है। अब शुरू कमाई उसकी, अब उससे मजा फिर की पैसा की, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि मेरी जानकारी की वजह से मतलब 300 को नुकसान हो रहा है क्लाइंट का मेरे, ठीक है ना। तो उनको तो पता नहीं है और क्लाइंट भी नहीं जानते हैं कि भैया इन्हीं की वजह से हो रहा है। क्लाइंट समझते हैं कि अब नोटिस आ गई सरकार, तब कौन देगा? वकील साहब देंगे। अब वकील साहब 5,000 लेके जाते हैं सीए साहब के, जाते हैं 5,000 लेके सीए साहब के आ जाते हैं, 2,000 देते हैं, रिप्लाई लिख के दे देते हैं वो। म्युनिसिपल टैक्स जो है 2 साल का पेड किया गया, देखो 20 और 21 का पेड किया गया है ना, Yes, sir. और 21-22 का ही पेड किया है, यस सर। 10-10 हजार रुपया पेड किया है, इकट्ठा भी नहीं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कोई अनरिलाइज रेंट भी इसमें है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, देखो ये कितना हो गया आपका? 50,000। 50,000 में क्या हो गया ये आपका? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हो गया। अब आपको जानते हैं कि एक छूट एकदम आम बंद मिलती है, Yes, sir. कौन सी? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल एनुअल वैल्यू वैल्यू। 15,000। ये कितना हो जाएगा आपका? 15,000 रुपया। कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या? मकान बनाने के लिए लोन लिया था क्या? खरीदने बेचने बनवाने रिपेयरिंग करने के लिए या जो कुछ नहीं है। ये 50,000 क्या हो गई आपकी? यही टैक्सेबल है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें ये भी तो आया है, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और ये भी है। 12,000। अब इसमें ऐड करूंगा, ये सब इनकम क्या करूंगा? ऐड करूंगा। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड और क्या मिला है? और एरिया रेंट रेंट रिसीव्ड मिला है ना। यस तो दोनों कितना मिला देखो तो? 5,000 रुपया अनरियलाइज्ड। कर यहाँ पर कर निर्धारण वर्ष 20-21 में 9 वसूले किराए की कटौती दी गई, परंतु गत वर्ष 21-22 में 20,000 प्राप्त हुए। तो 20-21 में हमने मांगा था कि हमारा पैसा डूब गया है तो छूट मिल गई थी हमको, वही पैसा हमको 21-22 में कितना मिल गया? 20,000 रुपये प्राप्त हो गए हैं, 20,000 रुपये बैठ लूंगा यहाँ पर, ले दिया। अनरियलाइज्ड उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में कराया कि एरिया रेंट भी मिला है कितना? 12,000। गत वर्ष में बकाया किराया प्राप्त हुआ 12,000 रुपया, देखो लिखा है ना। Yes, sir. 12,000 में ये भी मिला। कुल मिला जुला के कितना मिलेगा आपको? 32,000। क्या पूरा 32,000 टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। 70,000। इसमें आपको डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 30% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 30% 32,000 का 96 सौ। 9600। Yes, sir. तो 32,000 में 96 गुणा तो कितना आ जाएगा? 22,400। यस सर। और ये 35,000 तो आपका ही है, 22,400 पे और बढ़ गया। अब कितना हो गया ये टोटल? तो ये बताने वाला ना। यस सर। 57,400. ये आपकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। क्लियर सबको आ गई? देखो यहाँ तक तुम लोग जानते ही थे, 35,000 तक तुम लोग जानते थे। आज जो टॉपिक हम लोग चले सेक्शन 25 का, बस यही बताया हूँ। अनरियलाइज्ड रेंट और एरिया रेंट अगर आपको मिलता है तो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 70% टैक्सेबल होगा। 30% आपको छूट मिल जाती है, 30% छूट दिखा दी जाएगी यहाँ पर और टैक्सेबल हो जाएगा 70%। क्लियर है? Yes, sir. तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करना, नोट कर लो। बाहर खड़े हैं सर।